आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को मेरी? ओके। तो आज का सेशन है हमारा यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। और पिछली बार के मुताबिक इस बार भी रिजल्ट खराब आया है। और क्या मार्क्स मिले हैं क्या नहीं मिले ये तो अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि लगभग मार्क्स कितने मिले हैं इस चीज को कंपेयर करने में भी और 8 से 10 दिन लगेगा मार्क्स आने में। तो चलिए कोई नहीं। मार्क्स को हम पिछले कुछ सालों के मार्क्स को हम थोड़ा देखते हैं, कुछ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम वाले छात्रों के साथ ऐसा क्या समस्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उसकी रैंक काफी पीछे आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है कि क्यों हो रही है हिंदी माध्यम वाले छात्रों का यूपीएससी सिविल सेवा में कम चयन, समस्या और समाधान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह क्या यह वास्तव में समस्या है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स, यूपीएससी में यदि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स का कम सिलेक्शन हो रहा है तो सच में ये कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या फिर ऐसे ही जस्ट एक हवाबाजी है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके लिए थोड़ा हमने डाटा भी निकाला है पिछले कुछ सालों का। उस डाटा के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ वास्तव में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम किन के तरफ से हो रहा है। वो यूपीएससी की तरफ से हो रहा है या स्वयं बच्चों की तरफ से हो रहा है। तो जिनके भी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा हो, उस प्रॉब्लम की समाधान क्या है, हम उसके बारे में ये बातें करेंगे। तो देखिए, कंपेयर करने के लिए मेरे पास 2014 का एक रिजल्ट है निशांत जैन का। आप लोगों को पता होगा निशांत जैन रैंक 13 आया है, जो कि 2011 यानी कि सीसेट इंट्रोड्यूस होने के बाद से अब तक का सबसे अव्वल, सबसे बेस्ट रैंक रहा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का। रैंक उसका आया है 13 और उसे टोटल मार्क्स मिला है 1001। अब मैंने इनके मार्क्स को लेकर के थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश की है। इसी साल चारुश्री का रैंक आया था 6 और इसको मार्क्स मिला था 1008। यानी कि दोनों के मार्क्स का डिफरेंस, यानी कि फाइनल मार्क्स का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 7 है। 7 मार्क्स का डिफरेंस है और 7 मार्क्स इनके रैंक में भी डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यूपीएससी अच्छे से मार्क्स नहीं देती। तो यह बात इसी को देख करके यहाँ पे खारिज हो रहा है, क्योंकि रिटर्न में निशांत को 851 मार्क्स मिला हुआ है, जहां पे चारुश्री जिनका रैंक 6 है उसे सिर्फ 802 मार्क्स मिला हुआ है। यानी इसके मार्क्स में लगभग 49 मार्क्स का डिफरेंस है। और 49 मार्क्स यूपीएससी के मुताबिक बहुत ही बड़ा मार्क्स होता है। बहुत ही बड़ा गैप है ये मार्क्स का, जो आप देख सकते हैं। यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी काफी अच्छा मार्क्स मिला है मेंस में। लेकिन अब इनका रैंक क्यों पीछे हो गया? क्योंकि इंटरव्यू में इसे सिर्फ 150 मार्क्स मिले हैं और इसे इंटरव्यू में 206 मार्क्स मिला है। इंटरव्यू में 190 से ज्यादा मार्क्स मिलना ये काफी बेहतरीन मार्क्स माना जाता है और चारुश्री को काफी अच्छा मार्क्स मिला है। अब हो सकता है इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया होगा निशांत का जिस तरह से जाना चाहिए था। लेकिन इनका मार्क्स देख करके आप ये कदाचित अनुमान नहीं लगा सकते कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स कम मिलता है। ये चीज यहीं पे क्लियर हो गई है। और यहीं पे आप देख सकते हैं इसका एसे में भी काफी अच्छा मार्क्स है। 250 में 160 मार्क्स काफी बड़ा मार्क्स होता है। 250 में 160 मार्क्स मिलना काफी बड़ा मार्क्स माना जाता है। GS4 को भी देख लीजिए, यानी कि इथिक्स के पेपर में भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का 90, 100, 110 इसी के बीच मार्क्स होता है। लेकिन ये हिंदी मीडियम में भी इसको 124 मार्क्स मिला हुआ है, जो कि काफी बड़ा मार्क्स होता है। ये बात हो गई दोनों के मार्कशीट पे। अभी हिंदी मीडियम वाले का रिजल्ट में गिरावट कैसे आया है उस चीज को हम समझ लेते हैं। उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यूपीएससी का है ही नहीं। मेन रीजन क्या है इस चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ईयर्स मेंशन किया है। मेंस में पासिंग परसेंटेज क्या रहा है, इंटरव्यू में पासिंग परसेंटेज क्या रहा है, और फाइनल सिलेक्शन क्या रहा है बच्चों का। 2008 और 9, इस साल इस टाइम पे
ये सीसेट की बातें नहीं होती थी, है ना। हम लोग कितना भी जीएस वगैरह कह ले, जीएस 1 और सीसेट कह ले, लेकिन यूपीएससी क्या कहती है, यूपीएससी जो कहती है वो होती है सीसेट 1। यूपीएससी के अकॉर्डिंग होता है सीसेट 1, जिसको हम लोग जीएस कहते हैं, और सीसेट 2, जिसको हम लोग पेपर 2 कहते हैं। यूपीएससी इस तरह से लिखती है सीसेट 1, सीसेट 2, सीसेट 1 यानी कि जीएस, जो जीएस आप लोगों को अभी पढ़ना पड़ रहा है, जो जीएस के बेस पे ही आपकी रैंकिंग होती है प्रीलिम्स की। 2008-9 में प्रॉब्लम क्या था, देखिए 2008-9 में जितने बच्चे बैठते थे यूपीएससी एग्जाम्स के प्रीलिम्स में, उनमें से 45% बच्चे ऐसे होते थे जो हिंदी मीडियम से मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते थे। यानी कि मान लीजिए कि उस वर्ष 2008-9 में यदि 100 बच्चा बैठ रहा है प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए, तो उसमें से 45 बच्चे जो थे वो हिंदी मीडियम के होते थे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था। यानी कि लगभग 50-50% का वेटेज था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का। हिंदी मीडियम वाले में और दूसरी भाषा जो है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, ये सारे भी इंक्लूडेड इसी में है। यानी उस वर्ष जो था 2008 से 9 के बीच में 55% जो बच्चे रहते थे वो इंग्लिश मीडियम वाले रहते थे, और 45% बच्चे जो होते थे वो हिंदी मीडियम या फिर किसी अन्य भारतीय भाषाओं के होते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं इनके बाद जो गिरावट हुई है वो गिरावट कैसे हुई है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 2008 और 9 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है, और उस एग्जाम पैटर्न में इतने बच्चे कैसे बैठ जाते थे मेंस एग्जाम लिखने के लिए। और ये 45% जब बच्चे मेंस एग्जाम देते थे उसमें से 21% इंटरव्यू तक जाते थे, और 21% जब इंटरव्यू देते थे तो लगभग 10% बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता था। यानी कि 2008-9 2011 से पहले जब सीसेट नहीं हुआ करता था, तब भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो सिलेक्शन था वो 10% ही रहा है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो 10% ही रहा है। उस टाइम पे भी कोई 50, 60, 40 ऐसा कोई परसेंटेज नहीं रहा है। सीसेट आने के पहले भी परसेंटेज 10% ही रहा है। अभी उस वक्त क्या होता था, सबसे पहले हमें ये चीज को देख लेना चाहिए कि उस वक्त एग्जाम पैटर्न क्या था। उस वक्त के एग्जाम पैटर्न क्या थे जिनसे बच्चों के इतने अच्छे सिलेक्शन हो जाते थे मेंस एग्जाम में। देखिए उस टाइम पे होता था प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल पेपर होता था जो अब नहीं है, और दूसरा जीएस पेपर होता था। जीएस तो अभी भी है। उस टाइम पे एक ऑप्शनल होता था, और ये ऑप्शनल जो है ये 300 मार्क्स के होते थे, और जो जीएस था वो 150 मार्क्स का होता था। जीएस में अभी जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें, और उस टाइम पे करंट अफेयर्स वाली बातें भी इतनी नहीं थी जितनी अभी है कि 50% करंट अफेयर्स ही आपसे पूछ लिया जाता है। उस वक्त गिने चुने करंट अफेयर्स ही पूछे जाते थे, बाकी सारी चीजें जो आप किताबों में पढ़ के जा रहे थे वही चीज उस वक्त होती थी। अब ये होता क्या था उस टाइम पे, उस टाइम पे इतना अच्छा सिलेक्शन हो कैसे जाता था, हम इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए ऑप्शनल में 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, यानी उस टाइम पे टोटल प्रीलिम्स जो होता था वो 450 मार्क्स का होता था, और ये 450 मार्क्स के ऊपर ही मेरिट बनती थी मेंस एग्जाम वालों का। अब क्या होता है, अब सिर्फ जीएस के पेपर जो होते हैं 200 मार्क्स का, उसके ऊपर मेरिट बनती है, क्योंकि सीसेट का पेपर तो क्वालिफाइंग है, उसका मेरिट से कोई लेना देना है नहीं। अभी देखिए, अभी इसमें बढ़िया बातें क्या होती थी, मान लीजिए कि आप इतिहास, भूगोल या पॉलिटिकल साइंस, है ना, ऐसे कुछ विषय से संबंध रखते हैं, ऐसे विषय पे आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इस विषय पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए उतना कठिन नहीं जाएगा। यानी कि 300 मार्क्स के जो पेपर होते थे इसमें 120 क्वेश्चन आते थे। ये जो 300 मार्क्स यहाँ पे मैं लिखा हूं, इसमें क्वेश्चंस रहते थे 120, और ये जो जीएस का जो 150 मार्क्स है इसमें क्वेश्चन भी रहते थे 150। यानी एक क्वेश्चन इसका 1 मार्क का होता था, और इसमें एक क्वेश्चन जो ऑप्शनल का जो होता था वो 2.5 मार्क्स का होता था। 2.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते थे ऑप्शनल में, और जीएस में 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता था। मान लीजिए कि कोई उस टाइम पे स्टूडेंट जो जिसने बीए और एमए किया है पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में, तो ये 120 क्वेश्चन में से उनके लिए 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। 100 क्वेश्चंस वो आराम से खेल लेते थे। यदि उन्होंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका क्या मतलब है कि वो 250 मार्क्स तो उसको मिल गए इधर ही, यहीं पे उसको 250 मार्क्स मिल चुके हैं। और मान लीजिए उस टाइम पे जीएस में उसको जीएस बिल्कुल भी नहीं आया, एक भी क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है,
एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन तो एमसीक्यू होते हैं। तो आप एक यदि आंसर भी लिखने जाएंगे तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जो आंसर होगा वो 1/4 करेक्ट हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी तो आपकी यही है, 1/4 जो है आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। और उस वक्त निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो लोग तुक्केबाजी करते थे, 150 के 150 क्वेश्चन वो सही करके आ जाते, मतलब टिक करके आ जाते थे। अब ये 150 के 150 क्वेश्चन यदि वो टिक करके आ गए और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो हो सकता है 150 में कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो सही बन ही जाते थे। यानी 20 यदि मान लीजिए कि 30 भी क्वेश्चन सही बन जाए तो आपका यहाँ पे 30 मार्क्स और जुड़ जाता है, यानी कि 280 हो जाता है। और उस टाइम पे जो प्रीलिम्स की जो मेरिट जाती थी, प्रीलिम्स की मेरिट लगभग 240 250 इतना ही जाता था। ये मैं ओपन कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूं, ओबीसी एससी एसटी इनसे 5-10 नंबर कम करते चले जाएं। यानी कि आपका यदि ऑप्शनल काफी अच्छा है और जीएस के लिए आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं की, तब भी आप 280 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। और कट ऑफ जाता था 240 250 के बीच में। तो इसलिए उस टाइम पे प्रीलिम्स का जो क्वालिफाइंग रेशो था, 45% स्टूडेंट्स जो थे वो प्रीलिम्स एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाते थे। और वो 45% स्टूडेंट्स वो होते थे जो मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होते थे। ये वहां पे उस टाइम पे पैटर्न था। तो अभी क्या होता था, अब ये बच्चे आगे चल के जब इनका सिलेक्शन हो जाता था, जब ये आईएएस बन के मसूरी में चले जाते थे, तो फिर यूपीएससी को मसूरी के तरफ से एक रिपोर्ट आया कि आप जिन बच्चों को चुन करके भेज रहे हैं उन बच्चों का एप्टीट्यूड लेवल बिल्कुल भी नगण्य है। यानी ये बच्चे फील्ड में जा करके कोई अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपना सिलेक्शन का जो पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज कीजिए। तो यूपीएससी पे दबाव आया कि हमें पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड की बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यदि आपने ऑप्शनल 3 साल 5 साल यदि आपने कॉलेज में पढ़ा है, तो आपके लिए 120 में से 100 क्वेश्चंस कर पाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती थी। उसके लिए किसी एप्टीट्यूड की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आप 5 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, उसके लिए कोई एप्टीट्यूड, है ना, की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और इसमें होता था। एक तो सिर्फ मैं ये बता दिया, ये होता था इनका एग्जाम का पैटर्न। अब एग्जाम के पैटर्न में एक चीज और होता था उस टाइम पर। उस टाइम पे एक बात और आ जाती थी सामने, वो बात ये होती थी, थोड़ा सा मुझे कहीं पे लिखने की जगह नहीं मिल रही है, चलिए कहाँ पे लिखूं, व्हाइट बोर्ड कैसे आएगा मेरा। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये भी सीन था कि मान लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल था तो ऑप्शनल यानी कि अभी जो है, अभी जो आप जब आप मेंस एग्जाम देते हैं तो उस वक्त आपको ऑप्शनल चूज करने का ऑप्शन आता है, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल चूज करते हैं। उस टाइम पे क्या था, प्रीलिम्स में भी आपको ऑप्शनल चूज करने पड़ते थे। तो होता क्या था, मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री को ऑप्शनल चूज किया है और किसी बच्चे ने फिजिक्स को चूज किया है, तो फिजिक्स को चुनने वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे। फिजिक्स को तो वही लोग चुनेंगे जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखा है या इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा है। और हिस्ट्री जो होंगे चुनने वाले, उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे हिस्ट्री चुनने वाले, जिन्होंने कॉमर्स से किया है वो भी हिस्ट्री चुन सकते हैं, जो ऑलरेडी साइंस से ग्रेजुएट है वो भी हिस्ट्री चुन सकते हैं। तो उस टाइम पे यूपीएससी का क्या था कि मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे प्रीलिम्स लिख रहे हैं उस टाइम पे, है ना, हम एक फिगर मान लेते हैं मोटा मोटी। मान लीजिए कि 1 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स लिखा है और यूपीएससी को सिर्फ 1% बच्चों को सिलेक्ट करना है, 1 लाख में से 1% बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो 1 लाख का 1% कितना हो गया, यानी उसने 1000 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो अब क्या होता था, ये जो 1000 बच्चों को सिलेक्ट करने का जो रेशो है, हर एक सब्जेक्ट से 1% बच्चों को सिलेक्ट करना होता है। उस टाइम पे ये रूल था कि यानी हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, तो उस हिस्ट्री में से भी हमें 1% स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, और फिजिक्स जो दे रहा है फिजिक्स से भी हमें 1% बच्चे चूज करने हैं। तो हिस्ट्री देने वाले बच्चों की बहुत ही भरमार होती थी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट को देने के लिए बच्चों की बहुत ही भरमार होती थी, बहुत ही संख्या में बच्चे प्रीलिम्स इन सारे विषयों से देते थे।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से बहुत कम बच्चे देते थे। तो मान लीजिए कि उस टाइम पे हिस्ट्री से एग्जाम देने वाले 50,000 बच्चे हैं, तो इन 50,000 में से 1% बच्चों को हमें चुनना है, जिनका यानी कि इसके 1% पे ही मेरिट बनती थी उस टाइम पे। तो 50,000 का 1% आप निकाल लीजिए, यानी कि 500। यानी कि जो 500 स्टूडेंट्स जो मेंस लिखेंगे वो कौन होंगे? वो हिस्ट्री वाले होंगे। और फिजिक्स देने वाले तो इतने बच्चे होंगे नहीं। फिजिक्स मान लीजिए कि 1000 बच्चे ही फिजिक्स दे रहे हैं, फिजिक्स एग्जाम ऑप्शनल लेकर के लिख रहे हैं। तो 1% हमें यूपीएससी को 1% इसमें भी चुनना था, यानी टॉप 1% इसमें से भी चुनना था। तो 1% यानी कि 10 बच्चे चुन लिए गए। तो अभी देखिए उस टाइम पे क्या होता था, यानी कि इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से सिर्फ 10 बच्चे ही जा पाते थे मेंस एग्जाम लिखने के लिए, जबकि हिस्ट्री बैकग्राउंड से लगभग 500 बच्चे जाते थे। ये मैंने एक फिगर दिया है, इस फिगर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उस टाइम से, क्योंकि 4-5 लाख बच्चे हर साल प्रीलिम्स तो उस टाइम पे भी देते ही थे। तो इतने बच्चे यदि हिस्ट्री देने वाले यदि जाएंगे मेंस लिखने के लिए, और ये 10 बच्चे जाएंगे मेंस लिखने के लिए, तो ये तो ऑब्वियस की बात है कि जब फाइनल रिजल्ट जब बन के आएगा, तो उसमें ये बच्चे की संख्या जो होगी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इन बच्चों की ये बच्चे तो ऑलरेडी 10 हैं ही, ये फाइनल सिलेक्शन जाते जाते ये 1-2 ही हो जाते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा होता है प्रीलिम्स सी सेट आने के कारण। तो अब का पैटर्न क्या हो गया है? सबसे पहले तो सी सेट ला दिया गया था। जब स्टार्टिंग में सी सेट लाया गया था तो उस टाइम पे सी सेट को भी कंपलसरी किया गया था, यानी कि 200 मार्क्स का यदि सी सेट एग्जाम है, और उस टाइम पे भी जीएस जो था वो कितने का था? वो 200 का था, यानी मेरिट जो बनती थी वो 400 पे मेरिट बनती थी। 2011 में इसलिए गिरावट हुई क्योंकि 400 पे मेरिट बन रही थी, और जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका एप्टीट्यूड लेवल काफी अच्छा है, जिन्होंने इंजीनियरिंग से पढ़ाई किया है, तो अब क्या होता था, वो सी सेट में ये 200 मार्क्स में से आराम से 160 170 आराम से ले आते थे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होता था। और यदि वो यहाँ पे इन 200 में से लगभग यदि वो 50-60 मार्क्स भी ले आए, तो आराम से ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते थे। तो प्रॉब्लम तो इस वक्त थी, इस वक्त हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन काफी कम हुआ। आप देख सकते हैं 2008 से 9 में 45% बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम वाले होते थे, और 2011 में जिस टाइम पे सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम पे सीधे 45 से घट करके पासिंग परसेंटेज जो थी वो 15% हो गई थी, और फाइनल सिलेक्शन जो था हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का वो सिर्फ और सिर्फ 4% रह गया। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उस वक्त डीओपीटी से यह शिकायत किया गया कि सीसेट जो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है, तो सीसेट को हटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सीसेट को हटाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया, यानी कि अब मेरिट जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस से बनेगी। अब आपकी मेरिट जो है सिर्फ जीएस से बनेगी, सीसेट का कोई रोल है नहीं, यानी कि सीसेट में आपने सिर्फ 33% मार्क्स लाया तो आप पास हो जाएंगे, और 33% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें से 8-10 क्वेश्चन तो हिंदी से ही रहते हैं, यदि आपने वही पढ़ लिया तो भी बहुत है, तो भी मार्क्स तो जुड़ते चले जाएंगे आपके। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो इसका मतलब ये है कि 2014 में जब सीसेट को हटा दिया गया, सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया, तो लोगों ने सोचा कि फिर से जो है आंकड़ा ये 45 हो जाएगा। लेकिन फिर से आंकड़ा 45 नहीं हुआ, फिर से ये आंकड़ा जो है वो सिर्फ 2013 का 10% से बढ़कर 13% हुआ, और उस टाइम पे भी फाइनल सिलेक्शन जो था सिर्फ और सिर्फ 3% ही हो पाया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको ये डाटा इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सकें कि सीसेट में कोई खामी थी ही नहीं। लोग तो ऐसे ही थे कि जिन्होंने सीसेट को रिमूव कर दिया, सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया। सीसेट में खामी थी नहीं। खामी कहाँ पे है? खामी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझने में। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर, यानी कि यूपीएससी का रिपोर्ट कहता है, जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन जो हो रहा है, उन फाइनल सिलेक्शन में 70% जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं यूपीएससी में, उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और साइंस है। उनका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग और साइंस से बच्चे आ रहे हैं। साइंस में यानी मेडिकल वाले भी इसमें आ गए हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग और साइंस के बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में थोड़े ठीक ठाक होते हैं। मैं आज के इंजीनियरिंग के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज तो आजकल हर गली में खुल गया है।
तो जिसका 40% भी 12 में आता है वो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग में फेल 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 ही होते रहते हैं, या फिर पास होने के बाद 10-12 हजार का जॉब करके वो खुश हो जाते हैं। ऐसे बच्चे यूपीएससी में वैसे भी आते भी नहीं है। तो वो बच्चे इंजीनियरिंग में यूपीए इंजीनियरिंग से बच्चे वो बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में क्रीम लेयर वाले बच्चे हैं, यानी अच्छे पढ़ाई लिखाई अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे हैं। अच्छे बैकग्राउंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित है। अब समस्या क्या हो रही है, ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ये क्लास 10th के बाद इन्होंने साइंस लिया, ठीक है। और साइंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, है ना। आप वहां पे निबंध ऐसे टाइप आंसर नहीं लिखते हैं जैसे कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में लिखना होता है। साइंस में बहुत ही प्रिसाइज आंसर होता है। और साइंस पढ़ने से बच्चों का थोड़ा एप्टीट्यूड लेवल भी खुल जाता है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरह से आंसर होनी चाहिए, सारी जानकारी उनको मिल जाती है। यानी कि 10th के बाद बच्चों ने 2 साल 11-12 किया, फिर 3 से 4 साल ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। और यदि एमबीबीएस वाले बच्चे हैं तो इन सभी को उनमें पकड़ लीजिए। यानी कि लगभग उन्होंने 12th के बाद भी 4 से 6 साल तक उन्होंने पढ़ाई की है। 12th के बाद भी 4 से 6 साल उन्होंने पढ़ाई की है। और उनका पढ़ाई क्या होता है, यदि आप बीए एमए कर रहे हैं तो साल में शायद आपके बीए यदि कर रहे हैं तो साल में शायद आपके 3 एग्जाम होते हैं, या फिर सेमेस्टर पैटर्न किसी का है तो उनका 6 एग्जाम होता है। तो एग्जाम लिखने की भी प्रैक्टिस आपकी पूरे 3 साल में सिर्फ 3 से 6 बार हुई है। और जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनकी एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि इनका सेमेस्टर पैटर्न होता है, तो 4 साल में यदि 2 सेमेस्टर भी यदि हम पकड़ ले तो 8 बार तो ये फाइनल एग्जाम ही लिखते हैं। इनके बाद इनका प्रोजेक्ट्स होता है, प्रोजेक्ट के लिए भी ये लिखते हैं, उनके लिए भी ये रिसर्च करते हैं। उसके बाद 10 किस्म के इनके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। और ये सारे इंटरनल एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं इनके, ये सारे शॉर्ट लेवल एग्जाम होते हैं, जहां पे हमें पॉइंट वाइज या फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको पेज भर करके लिखना नहीं होता है। और आज का जो करंट पैटर्न है यूपीएससी का, वो भी यही आपसे डिमांड करता है कि आपको पेज भर के लिखना तो है नहीं, आपको प्रिसाइज वे में आंसर लिखनी है। जितना शॉर्ट हो सके, जितना अच्छा हो सके, उतने कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे आंसर आप दे सके, वही यूपीएससी की आज की डिमांड है। तो ये बच्चे जो हैं ऑलरेडी लगभग 4 से 6 साल वो यही प्रैक्टिस करके आते हैं यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंजीनियरिंग से नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग से होते हैं। तो इंजीनियरिंग के बच्चे तो ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं। तो जो बच्चे 10वीं तक या 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और उन्होंने बाद में साइंस या फिर इंजीनियरिंग ले ली, तो वो लोग भी एग्जाम इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ होते हैं उसमें से जो इंग्लिश में सहज नहीं हो पाते हैं, वो हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसकी अलग बात है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। और उनका एग्जाम कॉलेज में इतना नहीं होता है, 3 से 6 बार ही वो पेपर लिखते हैं पूरे ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो सबसे पहली चीजें ये हो जाती है आंसर लिखने की आदत। तो आंसर लिखने की आदत जो है वो इंजीनियरिंग और साइंस वाले बच्चों का काफी ज्यादा होता है। तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट आप उनको दे सकते हैं, है ना। तो अभी देख लीजिए इंजीनियरिंग और साइंस के जो बच्चे होते हैं और सामान्य जो बीए एमए के बच्चे होते हैं, इसका क्या होता है। आंसर लिखने की प्रैक्टिस के लिए आप इनको एक पॉइंट यहीं पे दे सकते हैं, क्योंकि इनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस और शॉर्ट फॉर्म में कैसे एक सही आंसर लिखा जाए, इनकी तैयारी जो है इंजीनियरिंग के दौरान ही हो जाती है, जो इन बच्चों को ये उपलब्धियां नहीं मिल पाती है। दूसरी बात होती है भाषा की पकड़। यदि आप इंजीनियरिंग से हैं, मेडिकल से हैं, साइंस से हैं, तो आपने पूरा बचपन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है। और इसलिए क्या होता है कि आपको भाषा की पकड़ अच्छी होती है, और यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है तो उस क्वेश्चन का आप सही ढंग से अनुमान लगा पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि हिंदी में समस्या ये होती है ट्रांसलेशन की, क्योंकि यूपीएससी भी क्या करता है, वो क्वेश्चन पेपर वो इंग्लिश में प्रिंट करते हैं और उसके बाद किसी ट्रांसलेटर को बैठा के उस इंग्लिश का हिंदी में रूपांतरण करवाया जाता है। और वह हिंदी इतना डिफिकल्ट होता है जो सामान्य भाषा की, सामान्य बोलचाल की भाषा में बोली नहीं जाती है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक और समस्या होती है पेपर को समझना।
पेपर में पूछा क्या जा रहा है और वो जवाब कुछ और लिख करके आते हैं। तो एक इसका निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। इसलिए यूपीएससी की कोई साजिश नहीं है, बस पैटर्न ही ऐसा है यूपीएससी का, जहां पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बीच में क्या हो रहा है। उनको एक सीधी सी अंतर स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात होती है हिंदी में वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक। आप भले ही हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, बिलोंग करते हो, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों की जो हिंदी होगी वो आप अशुद्धियां हिंदी में करते ही होंगे, चाहे वो वर्ड में हो जाए यानी शब्द में हो जाए, शब्द की वर्तनियों में हो जाए, या फिर वाक्य के फॉर्मेशन में हो जाए। ये मिस्टेक आपसे होता ही होता है। और इंग्लिश मीडियम में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां पे शब्द बहुत ही कम है। हिंदी में काफी शब्द होते हैं और हर एक शब्द की वर्तनी, कहीं पे छोटी की मात्रा लगती है, कहीं पे बड़ी की मात्रा लगती है ना। सो यहाँ पे मिस्टेक होना आम बात है, लेकिन इंग्लिश में ये मिस्टेक होना बहुत ही कम गुंजाइश होता है कि इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही, मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा हो गया कि आप दूसरी के बच्चे हैं तभी आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। यदि आप 10वीं कक्षा के ऊपर आ चुके हैं तो इंग्लिश में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल ना ही के बराबर होनी चाहिए। ये चीज आ जाता है। तो यदि आप इंग्लिश हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं, तो भी आपका मार्क्स जो होगा वो मार्क्स कटता जाएगा। इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। तो आपका मार्क्स यहाँ पे कट रहा है, यानी कि यदि आपका एक मार्क्स भी कट रहा है तो लगभग आप 2 से 3 रैंक ऑलरेडी पीछे हो रहे हैं। एक मार्क्स में 2 से 3 रैंक आप पीछे पहुंच जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात होती है उपलब्धता, यानी कि विषय वस्तुओं की उपलब्धता। अभी देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको यदि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो उनके लिए बहुत ही आसान है, कोई समस्या ही नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, इनका मटेरियल धरी भर का नेट पे पड़ा हुआ है और इनके सिलेबस में भी ये लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जो बच्चे बीए एमए करके आते हैं, सबसे पहली बात तो उनकी हिंदी है। हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी से। आप कोई भी अच्छे से अच्छे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, उनके पास भी उतना अच्छा मटेरियल बन नहीं पाता है जिस चीज की रिक्वायरमेंट यूपीएससी की होती है। तो दूसरा प्रॉब्लम आपका यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या होते हैं, वो हिंदी में से बंधे रहते हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते। बेशक आप उत्तर हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें जो है आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में भी समझनी ही पड़ेगी। आप बस इस चीज को ध्यान रखिए, आपको चीजें इंग्लिश में इसलिए समझनी है क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं, तो आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आना चाहिए। और भाषा सीखने में कोई गलती नहीं है, यदि आपको हिंदी में ही यदि आप पेपर लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ सके और एनालिसिस कर सकें। क्योंकि हिंदी क्वेश्चन पेपर की काफी कठिन होती है। बहुत बार ऐसा होगा, जो बच्चे इंग्लिश में हिंदी में पेपर लिख रहे हैं, यदि आपने लास्ट ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा है तो आपको समझ में आता होगा कि इनकी हिंदी जो है वो काफी कठिन है, जो हिंदी शायद आपने कभी सुनी भी नहीं है। तो इसलिए आप इनके प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं पा पाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए जो है कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, इन सभी चीजें जो है आपको इंग्लिश में पढ़नी चालू कर देनी चाहिए। भले ही आप उत्तर अपना हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी प्रीलिम्स एग्जाम कोशिश करें, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आप इंग्लिश में देने की कोशिश करें। चलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में मान सकता हूँ आप हिंदी में पढ़ के हिंदी में उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आपको कहीं साइंस का क्वेश्चन दिख जाए, कहीं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन दिख जाए, कहीं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिख जाए, सो कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ करके इंग्लिश में उत्तर, क्योंकि उसमें उत्तर तो लिखना है नहीं, उसमें तो आपको सिर्फ टिक करना है। तो यदि यूपीएससी की कोई साजिश होती, सबसे पहली बात मैं आपको यही बता देता हूं, आप लोगों को लगता है यूपीएससी की कोई साजिश है, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लेना नहीं चाहते हैं। मेंस एग्जाम तक यूपीएससी को बिल्कुल पता नहीं होता है कि आप इंग्लिश वाले हैं या हिंदी वाले हैं, क्योंकि आपको तो गोला ही करना है। इंग्लिश में गोला भी गोला होगा और हिंदी में गोला भी गोला ही होगा, आपको राउंड पे नहीं घुमाना है। तो पहली जो छटाई जो होती है, सबसे पहली छटाई तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ही हो जाती है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम तो
आ रही है। जब आप बेंच तक पहुंच ही नहीं पा रहे तो यूपीएससी को तो पता ही नहीं है ना कि आप किस से बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कीजिए। दूसरी बात, अभी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का इंटरव्यू में कम मार्क्स क्यों आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, निशांत जैन को भी इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिला हुआ है। मैं उदाहरण देख रहा था यूट्यूब पे, दृष्टि आईएएस करके कोई कोचिंग है दिल्ली का, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है अपने मॉक इंटरव्यू का। तो उन्होंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों का इंटरव्यू डाल के रखा है, शायद उसका 361 रैंक आया है, कुछ मुझे रैंक अच्छे से याद नहीं है। कोई एक लड़का है, 361 रैंक आया है, वो ऑलरेडी रेलवे सर्विस में वो जॉब, लास्ट ईयर भी उसका सिलेक्शन हुआ था। और उसका सिलेक्शन और इस बार का सिलेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद 10 या 12 रैंक का डिफरेंस है। आप इसका इंटरव्यू देख लीजिए, ठीक है, इस लड़के का। और एक लेडी है, उसका भी शायद 664 रैंक आया है, हिंदी मीडियम वाली बच्ची है। उनका भी आप इंटरव्यू देख लीजिए, ये भी ऑलरेडी कहीं जॉब पे थी। एक और है जो दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, उसका भी रैंक 600 के आसपास है। आप उनका भी इंटरव्यू देखिए, इन तीनों का आप इंटरव्यू देखिए, ठीक है। और इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू देखिए। दृष्टि वाले ने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल के रखा है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल के रखा है। इसका तो इंटरव्यू थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि ऑलरेडी ये इनका पिछले साल भी सिलेक्शन हो गया था, तो इसे एक्सपीरियंस है इंटरव्यू कैसे देनी चाहिए। इन दोनों का आप इंटरव्यू देख लीजिए, जिस लेडीज की मैं बात कर रहा हूँ और जिस एक जो ऑलरेडी पुलिस में कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस में पिछले 10 साल से, आप इन दोनों का इंटरव्यू देखिए। इन दोनों के इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट उनके लाइफ से जुड़े हुए थे, फिर भी उनको इनका आंसर देने नहीं आ रहा था सही ढंग से। तो इसलिए इंटरव्यू में मार्क्स यहीं पे कट हो जाते हैं। भले ही दृष्टि वाले ने बोल दिया कि नहीं नहीं आपने बेहतरीन आंसर दिया है, आपका मतलब आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि वो कोचिंग क्लास वाले हैं, उनका बोलना वो काम है। यदि वो बोलेंगे नहीं तो बच्चों को मोटिवेशन कैसे देंगे, है ना। उनका वो बोलना काम है। लेकिन यूपीएससी आपको मोटिवेशन देने के लिए वहां पे बैठी हुई नहीं है। वहां पे यदि आपने मिस्टेक किया तो वो मिस्टेक माना जाएगा वहां पे, है ना। दोबारा यानी कि ऑनडो करने का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोचिंग क्लास के मॉक इंटरव्यू में इस चीज को कर सकते हैं, या कोचिंग क्लास वाले आपको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपके निगेटिव पॉइंट को भी वो पॉजिटिव घुमा करके वो बोल सकता है, क्योंकि उनको अपना काम भी करना है, उनका धंधा भी चलाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कैपिटलिस्ट मार्केट में आ चुका है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन यदि आप सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर यदि आप यूपीएससी देना चाह रहे हैं, या इस साल आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तीनों का इंटरव्यू देखिए। और इस तीनों का इंटरव्यू देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के किसी भी एक स्टूडेंट का आप इंटरव्यू देख लीजिए, भले ही उसका रैंक 700 का भी क्यों ना रहा हो, आप उसका भी इंटरव्यू आप देखिए। और चारों का इंटरव्यू देख करके आप कुछ चीजों को कंपेयर कीजिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहाँ पे चुक रहे हैं। वह चुक रहे हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में उनके पास नॉलेज की काफी कमी होती है। वह चुक रहे हैं आंसर को एनालिसिस करने में, क्योंकि रट्टा मारने वाला सिस्टम यूपीएससी में खत्म हो चुका है। 2011 के बाद से रटने वाली जो पद्धति है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आपको बिल्कुल अपने एनालिसिस से, आपको अपने पॉजिटिव एनालिसिस से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को कंपेयर करते हुए ही आपको मेंस में आंसर लिखना है। जब आप इन लोगों का इंटरव्यू सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीजों को, मतलब सामान्य अवसर ही इन लोगों को दे दिया गया है। मतलब वो कोई बुक की चीज नहीं पूछी जा रही है। जैसे कि जो कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल के नाम में कुछ प्रॉब्लम था, यानी आप 10 साल से पुलिस में कांस्टेबल हैं और आपके नाम में कुछ तो इशू था, शायद ज को ज कर दिया गया था, ये नाम में उनका इशू था। तो इंटरव्यू ने उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि यदि हमें नाम चेंज करवाना है तो नाम चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब भी इसका आंसर वो सही ढंग से नहीं दे पाए। तो इससे ही पता चलता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े कम जागरूक होते हैं। कम जागरूक तो होते ही होते हैं, दूसरी बात उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। मैं ये देखा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बहुत बच्चे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं किसी किसी मामलों में। हमारे ही ग्रुप पे कोई बच्चा है जो मुझसे पर्सनली मैसेज किया, और पर्सनली मैसेज करके उसने मुझे ये कहा कि सर मुझे टॉप करना है, आप मुझे कुछ बताओ कि मैं कैसे टॉप करूं। और वो जो बच्चा है वो फुल टाइम वर्किंग है, फुल टाइम वर्किंग है। देखिए टॉप करना कोई बड़ी बात
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉप करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आपके कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आप इस चीज को तुरंत आप टॉप कर जाए। आप 10 घंटे पढ़ ले, 4 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, आप टॉप कर जाएंगे। यूपीएससी में टॉप करने वाली ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है। इंटरव्यू आपका यूपीएससी में अच्छा रैंक आ जाए, आपके मन मुताबिक जो चीजें आपको चाहिए, आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी चीजें चाहिए वो मिल जाए, वो मायने रखता है। क्योंकि रैंक वन भी आईएएस बनता है, और ओबीसी में जिसका रैंक 300 आया है वो भी आईएएस ही बनता है, कोई फर्क नहीं होता है। आप यदि फील्ड पे जाएंगे वो भी आईएएस कहलाएगा, आप भी आईएएस कहलाएंगे। ये रैंक वन रैंक टू जो है, ये इस चीज को आप कॉलेज तक सीमित रहने दीजिए। कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत पड़ती है कि आप चीजों को क्वालिफाई करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, जो चीजें आपको चाहिए वो चीज तक आप पहुंच जाए। जैसे कि आपको पता है, यदि आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए क्या होता है यूपीएससी में, और यदि आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 1 से लेकर के 70 के बीच में आना है। ये आपका रैंक होगा। अब चाहे तो आपका 70 रैंक हो, चाहे तो आपका 1 रैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या फर्क पड़ता? सिर्फ 2-4 दिन पेपर में खबरें आ जाएगी आपकी, यदि आप रैंक वन रैंक टू रहेंगे तो। उसके बाद से कोई कुछ नहीं पूछता आपको। यदि आप सुंदर दिखने वाले हैं तो थोड़े पेपर में हमेशा खबर रहेगी, आपकी शादी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। बाकी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आपका रैंक वन हो या रैंक 70 हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रैंक वन वाले बच्चे भी आईएएस बनेंगे और रैंक 70 वाले बच्चे भी आईएएस बनेंगे, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों के बीच का। सो ये जो बहस करते हैं आप लोग मुझसे कि सर हमें टॉप करना है, कुछ बताइए, कुछ उपाय बताइए, तो ऐसा कोई सूत्र तो होता नहीं है, कुछ चीजें होती नहीं है। और ऊपर से आप फुल टाइम वर्किंग हो, फुल टाइम वर्किंग होने के बाद भी यदि आप ऐसी बातें करो, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो है 1 साल के बस की बात नहीं है कि 1 साल में कोई बच्चा फुल टाइम जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर ले और रैंक वन ले आए। टॉप करना यानी रैंक वन चाहिए था उसको, रैंक वन से बोल दो तो मानूंगा ही नहीं, मुझे तो रैंक वन ही चाहिए, ऐसा उसका कहना था। तो ठीक है, ये चीजें होती है। दूसरी चीज, आप हिंदी बिल्कुल ना के बराबर पढ़ना चाहते, सॉरी इंग्लिश बिल्कुल ना के बराबर पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जब तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इंडियन पॉलिटी में भी, मैंने उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया। जैसे ही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि आने वाले टॉपिक्स को आप पिछले टॉपिक से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, तो तुरंत मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश में नोट्स देना चालू कर दिया, हिंदी वाले नोट्स मैंने छोड़ दिए। इसका पीछे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं है कि हिंदी में मैं आपको नोट्स दूं, इसके पीछे ये है कि मैंने एक साजिश की है आप लोगों के साथ, और ये साजिश जो है वो आप लोगों के भले के लिए है, ताकि आप इंग्लिश में भी उतने सहज हो जाएं। क्योंकि इंग्लिश में यदि आप सहज नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी में प्रॉब्लम आने ही आने वाला है। इससे आप बिल्कुल घबराए नहीं, और इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और इंग्लिश अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम फ्लुएंसी इंग्लिश बोलनी है, इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, बिल्कुल भी नहीं। बस एटलीस्ट आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ करके एनालिसिस कर सके। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ट्रांसलेशन का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी का हिंदी काफी डिफिकल्ट होता है, जो आपकी सामान्य भाषा से बहुत ही अलग होती है। कम से कम आप ये भाग्य मनाइए कि आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। जो बच्चे गुजराती, तमिल, तेलुगु मीडियम वाले बच्चे होंगे, उनको तो और भी बहुत समस्या होती है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन तो इंग्लिश और हिंदी में ही आता है। और जो बच्चे तेलुगु तमिल वाले हैं, उनके लिए क्या होगा, उनकी तो हिंदी भी अच्छी नहीं होती है, और इंग्लिश की तो अभी यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, यदि वो तमिल और तेलुगु में पेपर लिखने जा रहे हैं तो। यानी कि उन बच्चों के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो आप काफी अच्छे हैं, मतलब आप काफी लकी है उन बच्चों के कंपेयर किया जाए तो। फिर भी आप लोगों की यही समस्या रहती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कम सिलेक्शन क्यों होता है। ये कम सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप है, ना कि यूपीएससी। आप यदि अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, अच्छे से चीजों को समझ करके जाएंगे, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। अभी देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आपका एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो आप बार बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स को यदि आपको क्वालिफाई करना हो क्योंकि अभी तो सीसेट वाला जो पेपर है, तो वो तो ऑलरेडी क्वालिफाइंग है, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। थोड़ी बहुत भी यदि आपको मैथ्स आती है, या फिर थोड़ी बहुत भी यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका वो एग्जाम आराम से निकल सकता है, सीसेट में कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में क्या है, जीएस में यदि आपने 55 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किया है, तो 55 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपको 110 मार्क। और जो कट ऑफ जाता है, वो कट ऑफ हर साल लगभग 105 से लेकर के 108 के आसपास का होता है। मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ओबीसी वाले 3-4 कम कर लें, और एससी एसटी वाले इससे 10 और कम कर लें।
तो यानी यदि आपने 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन भी यदि आपने करेक्ट कर दिया, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। अभी इस 55 क्वेश्चन में से लगभग 30 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यदि आपने डेली करंट अफेयर से यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये 30 में से आप लगभग 20-25 क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना मोटी मोटी किताबें पढ़े हुए। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंडियन पॉलिटी में तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आपको पॉलिटी का पेपर मेंस इसके लिए लिखना है, प्रीलिम्स के लिए लिखना है, तो आपको मैं हर बार अपने क्लास के दौरान में दिखाया हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही से क्वेश्चन आता है, ये भी आपको कंपेयर करके मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो इसलिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वो करंट अफेयर्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करेगा। और करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। यदि आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर करंट अफेयर्स जो है वो आपके पॉलिटी में तो कोई करंट अफेयर्स ज्यादा होती नहीं है। करंट अफेयर्स कहाँ पूछा जाता है? करंट अफेयर्स इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पूछी जाती है, करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछी जाती है, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है ना। तो देखिए प्रॉब्लम यहीं पे होता है। अभी देखिए इकोनॉमिक्स की मैं बता देता हूं। तो इकोनॉमिक्स में आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे यदि आप मेंस में आंसर लिखेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वर्ड यूज करेंगे डीमोनेटाइजेशन। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डीमोनेटाइजेशन को आप लोग मेंस में नोटबंदी लिख करके आएंगे। तो ये जो नोटबंदी, जो हिंदी का जो शब्द है, ये शब्द है पान वाले की भाषा। यानी जो पान के दुकान में खड़ा होकर के जो बातें करते हैं वो नोटबंदी की बातें करते हैं। लेकिन यदि आपको यूपीएससी में आंसर लिखना है तो आपको विमुद्रीकरण वहां पे लिखना होगा। तो इसलिए शब्दों का भी खेल है। यदि आप वहां पे नोटबंदी लिख करके आए, तो जो पेपर चेक करने वाला रहेगा उसके ऊपर तो ऐसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये नोटबंदी लिख रहा है, ये सिविल सेवक कैसे बन सकता है। तो इसलिए हिंदी कठिन होती है, ये आप ध्यान रखिए। तो यदि आप सही हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सही हिंदी के लिए जरूरी है कि आप हिंदी की जो जो किताबें हैं वो आप अच्छे से पढ़ा कीजिए। और फिर हिंदी के जो न्यूज़पेपर है, जैसे कि आप लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हिंदी न्यूज़पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। यदि आपको इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स पूरा कवर करना है, तो आपके पास बिजनेस स्टैंडर्ड होना ही होना चाहिए। हिंदी संस्करण जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड का हिंदी में आता है, हिंदी में ये आपको पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि यदि आप बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में पढ़ेंगे तो आपके पास शब्दावली की बहुत अच्छी लिस्ट बन जाएगी हिंदी में, जिनको आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप दैनिक जागरण और हिंदुस्तान यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें सारे पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दैनिक जागरण का सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए। बाकी कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ देखिए, मैं चीजों को फिल्टर कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं। वो दैनिक जागरण को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ते हैं। वो दैनिक जागरण इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के द हिंदू के जैसा नहीं है, जो आपको स्टार्टिंग पेज से लेकर के एंड पेज तक पढ़ना है। वैसे स्टार्टिंग से एंड द हिंदू भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो दैनिक जागरण का सिर्फ और सिर्फ आप राष्ट्रीय संस्करण की जो पृष्ठ होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़िए, बाकी चीजें पढ़ने की कोई। आवाज आ रही है मेरी? लाइट चली गई थी इसलिए।
ओके, लाइट चली गई है इसलिए मैं थोड़ा दिख भी नहीं रहा होगा आपको। हाँ, तो चलिए हम कहाँ बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर यदि आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, अभी देखिए योजना मैगजीन आती है, तो योजना भी हिंदी में आती है, आप योजना भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और बाकी जो चीजें रह गई है, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट की तैयारी आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। यदि आप इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई उपाय नहीं है, आपको इंग्लिश में करना ही करना है। कौन सा सब्जेक्ट है? वो है साइंस और टेक। साइंस एंड टेक की तैयारी आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, जब भले ही आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्यों ना रहें। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, भले ही आप आंसर हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में आंसर लिखने के टाइम पे भी आप कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, कुछ शब्दावली जो है, वो आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण की समस्या को एनवायरमेंट की समस्या भी लिख सकते हैं। यूपीएससी इसमें कहीं पे भी आपका मार्क्स कट नहीं करेगी। कहीं पे यदि आपको हिंदी की शब्द समझ में नहीं आ रही है, वहां पे आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है वहां पे। और जो जो कैसे इस चीज का आज का मेरा मोटो सिर्फ यही था कि जो अफवाह जो फैल रही है कि यूपीएससी की साजिश है कि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसी साजिश को मैं खारिज करने के लिए आपने ये आप लोगों को माइंड में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े कि मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको भीड़ से निकलना है, इन अफवाहों से बचना है जो अफवाह आपको इस ओर अग्रसर कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, और अच्छे रैंक पे सिलेक्शन होता है। उसका जीता जाता उदाहरण जो है निशांत जैन है। उसके मार्क्स, रिटन एग्जाम के मार्क्स आप देख सकते हैं, और उसके रिटन एग्जाम के मार्क्स जो है वो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बस इसका रैंक 13, इसका रैंक 1 भी आ सकता था यदि इंटरव्यू में ये जो 206 मार्क्स आपको जो दिख रहा है, जो रैंक 6 को मिला है, यदि इंटरव्यू में यदि इसका रैंक, इसका मार्क्स 206 हो जाता 150 के जगह पे, तो इसका रैंक 1 आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पे। तो बस प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, कहीं ना कहीं आप लोग लैक करते हैं प्रिपरेशन में, कहीं ना कहीं लैक करते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी करने में, कहीं ना कहीं लैक करते हैं आप लोग गलत चीजें पढ़ने में। आप लोग गलत चीजें पढ़ने के पीछे काफी ज्यादा पड़े रहते हैं, काफी परेशान करते हैं, सर हिंदी में दो, हिंदी में दो, हिंदी में दो। जबकि मेरा पूरा क्लास हिंदी में चलता है, हर इंग्लिश की हर एक टर्मिनोलॉजी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती है कि आप हमें नोट्स भी जो है पूरी की, और वैसे भी वो मेरा नोट्स तो है ही नहीं। नोट्स तो वो होता है ना जो एक ऐसे टाइप कुछ लिखा जाए, वो तो प्रिसाइज वे में मैं चीजों को लिखा हूं ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सके, रिवीजन के टाइम पे वो चीजें काम में आ सके। तो वो इंग्लिश आपको समझनी ही चाहिए, वो इंग्लिश आपके मैं समझने के लिए ही दे रहा हूं। अभी से आपको इंग्लिश में थोड़ी ना थोड़ी सी सहजता होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप इंग्लिश में सहज हैं थोड़ा सा भी, मतलब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिस इंग्लिश बोलना तो आता है बट वो इंग्लिश लिखने में असुविधा महसूस करते हो, तो ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश बोलना आता है वो यूपीएससी का इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी भाषा में आप मेंस एग्जाम लिखें, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश जब आप चूज करेंगे, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो यदि आपने इंग्लिश में बात की तो उनके लिए भी सहजता होगी और आपके लिए भी सहजता होगी। और ऐसी कोई इंग्लिश, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, बस सामान्य बोलचाल की भाषा, यानी आपकी बात उन तक पहुंच जाए, उनकी बात आप तक समझ में आ जाए, इतनी ही इंग्लिश चाहिए होती है यूपीएससी के लिए भी। आप ये देख सकते हैं 2006 का जो पासिंग रेशो है फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिर्फ 2% रहा है। 2019 का जो एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट अभी आया है, इसका फाइनल सिलेक्शन का रेशो मैं आपको 10 से 12 दिन में दे दूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे अंदाज से उम्मीद अभी भी 2 से 3% की ही है, शायद इससे भी कम है, क्योंकि बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और टॉप में तो कोई बच्चे आए ही नहीं हैं। उनका मेन रीजन यही है कि वो किसी भी चीजों को सुनते हैं और इस बातों को वो मन मस्तिष्क में करके बैठे हुए हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ साजिश होती है, यूपीएससी सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का एप्टीट्यूड कमजोर होता है, ये बात जितना जल्दी आप समझ सकें उतना जल्दी अच्छा होगा।
उनकी जो, और दूसरी बात होती है राइटिंग स्पीड। यदि कोई चीज आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में काफी आप अच्छे से, काफी जल्दी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने में थोड़ी टाइम तो लगती है, क्योंकि हिंदी में आपको क्या कहते हैं उसको, जैसे कि मैं हिंदी में कुछ लिखूं तो हिंदी में मुझे ये लाइन भी खींचनी पड़ती है। इंग्लिश में ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती है। तो इंग्लिश आप जल्दी से लिख सकते हैं और हिंदी में प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी तो गलत लिखते ही गलत लिखते हैं, हिंदी को हिंदी भी गलत लिखते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी को इस तरह से लिखते हैं, आपको पता है ये हिंदी गलत है, ये हिंदी जो है गलत है। बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इस तरह से हिंदी नहीं लिखी जाती है। हिंदी में बिंदी लगती है, न यूज नहीं होता है। तो यदि आप ऐसी गलती यूपीएससी में करके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर चेक करने वाला होगा वो थोड़ा सा खिजिया जाएगा, और मार्क्स तो कम होता ही जाएगा। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से कोई और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? अंकित सर, कुछ आप बताना चाहेंगे बच्चों को? आप कैमरा ऑन कर सकते हैं सर। अनिल, कुछ पूछना है या सेशन को बंद करूं? ओके। थैंक यू अनुज, मिलते हैं कल हम लोग क्लास में।